जाबाज पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। याद रहे जवान, हमारा मेन मकसद होता है एक गोली एक दुश्मन। शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहे चट्टानों से। देशभक्ति क्या होती है, तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं, भले ही अपने प्राण गंवाए हैं। भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। इकतीस बटालियन सीआरपीएफ सुबह 6 बजे। सदन पिछड़ आराम आराम को। अभी यहाँ से 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी। सभी को टाइमिंग का पता है। फर्स्ट 7 मिनट 40 सेकेंड। उच्चकदम चोचा। किसी भी जवान का दिन शुरू होता है उसकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के साथ। वो ट्रेनिंग जो इन्हें एक आम इंसान से किलर मशीन में तब्दील कर देती है। वो ट्रेनिंग जो इन्हें मौत से भी पंजा लड़ाने की ताकत देती है। और इसकी शुरुआत होती है रनिंग के साथ। जाबाज पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। एक ऐसे ही कैंप में आज मैं मौजूद हूँ, मेकिंग ऑफ सोल्जर, जहाँ की पहचान है। जी हाँ, मैं मेनका चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देश आजादी का जश्न मना रहा है। वो आजादी जिसे पाना जितना मुश्किल था, बनाए रखना भी उतना ही मुश्किल। लेकिन हर मुश्किल को आसान करने वाले, देश के हर दुश्मन से हमें आपको महफूज रखने वाले देश के वीर जवानों के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आज का पूरा दिन इन्हीं के साथ होगा। इनके साहस, इनके शौर्य, इनकी गाथा को करीब से समझने, जानने और आपको बताने के लिए आज मैं यहाँ इस कैंप में मौजूद हूँ। तो आप भी बने रहें हमारे साथ, हमारे वीर सपूतों के साथ। जवानों के सामने हर दिन करीब 1600 मीटर लंबी रेस का चैलेंज होता है। यूं तो इनकी डिक्शनरी में चैलेंज शब्द सबसे आखिरी पन्ने पर लिखे गए हैं, लेकिन जब मैं खुद इन जवानों के साथ दौड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि न जाने कब कदम लड़खड़ाने लगे, जबकि जाबाज जवान अपनी रफ्तार लगातार बढ़ाते जा रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटी इंस्ट्रक्टर, उनसे करते हैं बात। विक्रम सिंह जी, ये डेली है? हाँ, ये डेली रूटीन का है। और कितने किलोमीटर? हम लोग डेली मोस्टली 4 से 5 किलोमीटर डेली रनिंग हमारा सुबह मॉर्निंग में रहता है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इवेंट्स करते हैं। यानी कि हमारे जो 80 मिनट्स सुबह के होते हैं डेली रूटीन में, हम डेली के 80 मिनट्स हम डेली एक्सरसाइज भी निकालते हैं रनिंग के साथ साथ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी, और हम कुछ टाइम मोस्टली पर डे बेसिस पे हम योगा के लिए भी देते हैं। 10 से 15 मिनट हम योगा के लिए भी एग्जाम देते हैं, जिससे कि जवानों ने जो पीटी एक्सरसाइज की हुई है और उनको मानसिक रूप से भी वो 7 मिनट 40 सेकेंड का टाइम होता है। और 7 मिनट 41 से 9 मिनट तक हमारा गुड का टाइम होता है। और उसके बाद 9 से 10 तक सेटिस्फैक्ट्री। तो हर रोज ये मार्किंग भी होती है? किसने कौन सी जगह पे हासिल? यस। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। रनिंग तो हो गई, हालांकि मैं इतनी ज्यादा नहीं कर सकती जितनी रनिंग ये डेली करते हैं। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
इनके अदम्य साहस और हौसले के पीछे की बड़ी वजह है इनकी खास ट्रेनिंग। वो कठिन परीक्षा जिससे गुजरकर इनका जिस्म फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इनकी बाजुओं में बारूद दौड़ने लगता है और इनके हाथ तलवार से ज्यादा धारदार और तेज हो जाते हैं। शाबाश, बहुत चाल, ट्रॉली थम, 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 ट्रॉली थम। अभी तक जो आप देख रहे हैं वो इन जवानों की ट्रेनिंग नहीं बल्कि वार्म अप का हिस्सा है, यानी उस कठिन ट्रेनिंग के लिए तैयार होने की एक छोटी सी तैयारी। एक कमांडो हर रोज जंग में होता है। जब वो जंग के मैदान में होता है तब तो लड़ाई होती ही है, लेकिन जब जंग के मैदान से बाहर होता है तब भी एक लड़ाई चल रही होती है। ये लड़ाई उसके खुद के साथ होती है। हर रोज जवान इसी तरह से पसीना बहाते हैं और इनके शरीर से निकलने वाले पसीने के एक एक बूंद से इनका जिस्म फौलादी होता जाता है। वो फौलाद जिसकी जरूरत होती है हर उस मुश्किल घड़ी में जब देश पर कोई आफत आ रही होती है। और ये जवान हर रोज इसी तरह से खुद को फौलाद की तरह बनाने के लिए पसीना बहाते हैं, कसरत करते हैं, एक अनुशासन के साथ। चाहे कितनी भी तकलीफ शरीर में हो, लेकिन अनुशासन के साथ हर रोज इसी रूटीन से इन्हें गुजरना होता है, उसे फॉलो करना होता है और पसीना बहाना होता है। ये तस्वीरें उसी ट्रेनिंग की एक बानगी भर है। शौर्य, साहस और जुनून से सराबोर कर देने वाली ये तस्वीरें जो रनिंग के बाद की एक्सरसाइज का है। रनिंग के बाद एक्सरसाइज ग्राउंड में जैसे ही हम दाखिल हुए, मैंने सोचा था कि कोई एक बड़ा सा ग्राउंड होगा एक्सरसाइज का या फिर फुल्ली इक्विप्ड जिम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 40 मीटर, लगभग 40 मीटर की परिधि है और इस परिधि के अंदर ही देखिए व्यायाम का स्थल बना है। और इतनी छोटी सी जगह ही क्यों, तो आपको बता दें कि विषम परिस्थितियों में अलग अलग जगहों पर हमारे कमांडोज को तैनात होना पड़ता है, चाहे वो नक्सली इलाका हो या फिर सीमा पर, सरहद पर, जंगलों का, पहाड़ों का इलाका, जहां पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, जहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती, लेकिन खुद को चुस्त दुरुस्त रखना होता है हर दिन इन जवानों को। और बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम दूरी में, बहुत कम जगह में भी उन्हें उन सभी एक्सरसाइज को करना होता है जो जरूरी है अपने शरीर को फौलाद जैसा बनाने के लिए। तो एक खास, बहुत ही स्पेशल डिजाइन, इस एरिया को बोलते हैं सर्किट पीटी। जी हाँ, ये सर्किट पीटी लगभग 40 मीटर की परिधि के अंदर है और यहाँ पर जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हैं कि हमारे जवान, हमारे कमांडोज यहाँ पर अपने शरीर को दुरुस्त रखने के लिए हर महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही कम जगह में ये तैयार और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि खास तैयारी की गई है। यहाँ पर एक एक इक्विपमेंट जो रखे गए हैं वो सारे एक्सरसाइज इन इक्विपमेंट्स के जरिए हो सकते हैं जो जरूरी है सेहत के लिए, जो जरूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फौलाद जैसा रखने के लिए। कई बार जवानों की पोस्टिंग ऐसे सेंसिटिव इलाकों में होती है जहां वो हर पल दुश्मन के निशाने पर होते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी लोकेशन पर फिटनेस कैसे बरकरार रखी जाए, तो इसका जवाब जानिए पीटी इंस्ट्रक्टर विक्रम से। नेक्स्ट लाइट एरिया में जो हमारे कैंपस है या फिर JNK जोन वगैरह में, जो श्रीनगर वगैरह में, वहाँ पे क्या है, हमारे पास स्पेस कम होता है। इतनी छोटी सी जगह में हम लोग सारी एक्सरसाइज करके हम अपने शरीर को फिट, क्योंकि हमारे ड्यूटी के अकॉर्डिंग हमको फिट रहना हमारे लिए बहुत निहायत जरूरी होता है। जब कोई नौजवान किसी फोर्स में भर्ती होता है तब वो बिल्कुल कच्चे मिट्टी जैसा होता है, लेकिन इन जवानों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये वतन की हिफाजत के लिए देश के हर दुश्मन को पल भर में मौत की नींद सुलाने में सक्षम बन जाते हैं। लेकिन एक नौजवान को एक कमांडो बनने तक कई तरह के इम्तिहानों से गुजरना होता है। कि फौजी क्या होता है, एक सिविल आदमी आता है और उसको फौजी बनाया जाता है। फौजी की सिंपल सी 2 शब्दों में परिभाषा है। पहला, उसको दिमाग से टफ करना। जब तक जवान हमारा दिमाग से टफ नहीं होगा तो हर परिस्थिति में झुक जाएगा। और एक शारीरिक रूप से रफ, अगर सामने कीचड़ है उसमें लेटना पड़े तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कीचड़ में लेटूंगा। उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है शारीरिक रूप से कि वो चाहे आग हो, पानी हो, कीचड़ हो, कैसा, उसको तुरंत में लेटेगा। दिमागी रूप से टफ है। जल, थल और नभ, उसमें अगर हमको आदेश मिलता है जाने का तो उसमें जान जाने का भी भय क्यों ना हो, हम जाएंगे।
यूं तो सीआरपीएफ को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर, नक्सलाइट और पीस एरिया। दिल्ली का 31 सीआरपीएफ बटालियन पीस एरिया में आता है, लिहाजा यहाँ तैनात जवानों को हर दिन अपने बेस कैंप से ही अलग अलग ड्यूटी के लिए निकलना होता है। तारीख ने जब जब संग्राम लिखा है, हमारे सीआरपीएफ कमांडोज ने अपने शौर्य से तब तब विजयी परिणाम लिखा है। सरहद पर जरूरत हो या फिर देश के अंदर किसी भी हालात से निपटने के लिए हमारे सीआरपीएफ कमांडोज हमेशा तैनात मिले हैं। अब देखिए, दिनचर्या सुबह की पहली किरण के साथ एक्सरसाइज और दिनचर्या पूरी करने के बाद अब अपनी अपनी ड्यूटीज के लिए निकल पड़े हैं हमारे ये जवान। 31 बटालियन के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं और इनसे जानेंगे कि अब जब अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं तो क्या सोच कर निकलते हैं, किस तैयारी के साथ निकलते हैं। चाहे दिल्ली राजधानी में अलग अलग इलाकों में वीआईपी सुविधाओं की बात करें या फिर किसी भी सिचुएशन से निपटने की जो इनकी तैयारी है वो हर रोज देखने को मिलती है। तो देखिए, अब निकल चुके हैं हमारे कमांडोज अपने अपने गंतव्य की ओर और ड्यूटी पर तैनात होने के लिए। आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन और डेकोरम दोनों बेहद मायने रखते हैं। डिसिप्लिन तो आपने देखा, अब डेकोरम देखिए, कैसे ये जवान अपने बटालियन में आने वाले वीआईपीज का स्वागत करते हैं। सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेना हो या फिर देश के अंदर किसी मुश्किल हालात पर कंट्रोल करना हो, जो सबसे जरूरी चीज है हमारे जवानों के लिए वो है अनुशासन। जी हाँ, इनका खाना भी अनुशासन के साथ, इनका पीना भी अनुशासन के साथ, यहाँ तक कि सोना और जगना भी अनुशासन के साथ। बिना अनुशासन के आप हमारे जवानों की कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सांस भी लेना है तो अनुशासन के साथ ही लेना है। और फिलहाल जो एक्टिविटी आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये एक्टिविटी है अपने से सीनियर्स के को सम्मानित करने का, या कोई गेस्ट, कोई माननीय पहुंचे तो उन्हें सम्मानित करने का। इसी के ऊपर गार्ड ड्रिल करती है। जितनी अच्छी आवाज होगी, ऊंची आवाज होगी, उतना ही जवान अच्छा ड्रिल करेगा। अब तो कौन कौन से खास मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं? यहाँ तो हमारे जो दिल्ली के बड़े अधिकारी हैं, डीजी साहब, आईजी साहब। साहस, शौर्य, पराक्रम, ये शब्द इन जवानों के लिए ही गढ़े गए हैं। हम अपने जाबाजों को उनकी सेवा के बदले बस उन्हें नमन करते हैं, जबकि ये जवान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का सामर्थ्य रखते हैं। और ये सामर्थ्य हासिल करते हैं अपने इष्ट की भक्ति से। यानी भक्ति से शक्ति मिलती है, वो शक्ति जो इन्हें बनाती है अजेय। सेवा, सुरक्षा और भक्ति हमारे जवानों के जीवन का मूल उद्देश्य सेवा और सुरक्षा है, ये हम सभी को पता है। लेकिन भक्ति भी इनके जीवन का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब इस भक्ति ने हमारे जवानों को शक्ति दी है। इस जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, ये है सर्वधर्म प्रार्थना सभा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हमारे सेना के जवान, हमारे सीआरपीएफ कमांडोज यहाँ पर अपनी उसी भक्ति से शक्ति पाते हैं। सभी एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना होती है, देश की सुरक्षा का सामर्थ्य ईश्वर हमें देना। सबके आराध्य अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक है और उसी एक उद्देश्य के साथ यहाँ इकट्ठा होते हैं, हर रोज इकट्ठा होते हैं। ईश्वर से, अल्लाह से, गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो सामर्थ्य दो, शक्ति दो कि अपने देश की सेवा में अगर सर्वोच्च बलिदान भी देना पड़े तो उस सर्वोच्च बलिदान के वक्त भी एक कदम पीछे ना आगे ही बढ़ते चले जाएं। कोई कन्याकुमारी से है, कोई जम्मू से,
तो कोई असम, झारखंड या राजस्थान से, लेकिन ये सब एक यूनिफॉर्म में एक मिशन, एक सोच लेकर एक साथ खड़े नजर आते हैं। सूरज सर पर आ गया है, दोपहर होने को है और ऐसे में सुबह से अब तक कई पड़ावों को पार करने के बाद हमारे ये जवान थोड़ी देर के लिए सुस्ता रहे हैं। कुछ पल इनसे बातचीत में भी लगाते हैं, जानते हैं कि ये कैसे खुद को ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 31 बटालियन सीआरपीएफ के ये जवान। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। और प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, फिलहाल आप गन के साथ हैं। जी। कितना वक्त लग जाता है परफेक्शन आने में, कितने दिन? ऐसे इसका ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग होता है जो सीआरपीएफ की है, वो 1 साल की लगभग होती है, जिसमें पूरा बेसिक सिखलाई दी जाती है। काफी उसमें मतलब कठिन ट्रेनिंग होती है, जिसमें वेपन से लेकर के फिजिकली फिट तक पूरा ट्रेन किया जाता है। अमित जी, 24 घंटे ये हथियार आपके पास ही होते हैं? बिल्कुल मैम। इनकी साफ सफाई डेली का हिस्सा है? डेली सप्ताह में एक बार होता है सफाई इसका। इससे पहले मैं श्रीनगर था, 53 बटालियन में था मैं। श्रीनगर बारामुल्ला था, पोस्टेड था, वहाँ 5 साल रहा मैम। उसके बाद में 31 बटालियन में नवंबर 2021 में आया मैम। मैं श्रीनगर को बदलते देखा आपने, जम्मू कश्मीर को बदलते देखा? जी मैम, पहले से काफी सुधार है मैम वहाँ पे। रोशन लाल जी कहाँ से हैं? मैं JNK से हूँ। मैंने सुना और देखा भी, आप रस्सी बहुत तेजी के साथ चढ़ते हैं। हाँ जी मैडम, सब ये बेसिक ट्रेनिंग का वही हिस्सा है। जवान को एनी टाइम ट्रेंड रखने के लिए किया जाता है कि कभी भी कोई भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी जंग हो सकती है, तो उसमें बंदे को पहले से ट्रेंड रखा जाता है मैम, इसलिए एट ए टाइम बंदा रेडी रहे। ये पूरा ओपन पोजीशन जी। अब अगर आपको टारगेट को लेना है जी, किस तरह से तैयारी करते हैं? फायरिंग के लिए तैयार मैम। और इसमें कितना वक्त लगता है आपस में जब कभी करके देखते हो? जितना जल्दी हो जाए मैम, 2-4 सेकंड में, 5 सेकंड में, जितना जल्दी हो जाए। 2-4 सेकंड में सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। दिन भर की कठिन ट्रेनिंग के बाद वक्त था सीआरपीएफ जवानों से रूबरू होने का, जिसमें हमें कई दिलचस्प किस्से जानने को मिले। हथियारों के साथ तालमेल, दोस्ती कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है तालमेल। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीटी प्रैक्टिस, थकान नहीं हो रही है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ बात नहीं है हम लोग का। ये तो यहाँ पे ट्रेनिंग है हमारा। तो जब जंगल में जब मैं ट्रेनिंग करके आया था फर्स्ट में, तो हमारा झारखंड में पोस्टिंग हुआ था 26। तो 4-4 दिन 5-5 दिन ऐसे ही जंगलों में घूमते रहते थे, ऑपरेशन करते रहते थे। हम लोग को भूख का कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 जुलाई 1939 यानी वो तारीख जब सीआरपीएफ का गठन हुआ। तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसे सीआरपीएफ का नाम मिला। इस बल ने कई दौर देखे, कई लड़ाइयां जीतकर हिंदुस्तान की झोली में डाली। जब जब जरूरत पड़ी, सीआरपीएफ के जाबाज अपना सीना आगे कर खड़े नजर आए। हम चाइना की तरफ देखें तो हॉट स्प्रिंग आपने नाम सुना होगा। 1962 में सीआरपीएफ के 21 जवानों ने हॉट स्प्रिंग की जगह पर चाइना ने जब अटैक किया था, तो हमारे जवान वहां पर डटे रहे और उसको आज हम जो सीआरपीएफ कमेमोरेशन डे के नाम से मनाते हैं। अगर दूसरी घटना हम देखें तो 1965 की, जो रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं, जिसको वेलोर डे के नाम से सीआरपीएफ और पुलिस मनाती है, वो भी बहुत बड़ा योगदान रहा है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ में जो हाल ही में बलिदान दिया था 76 जवानों का, इनके में आपने सुना ही होगा कि पुलवामा अटैक, तो उसमें भी सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्लास आराम से बैठ। अभी 5 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद में हम टैक्टिकल मोमेंट करेंगे। टैक्टिकल मोमेंट का अभ्यास करेंगे, साथ ही जो आपने सिखलाई लिया है शिस्त लेना और फायर करने का, इसका प्रैक्टिकल अभ्यास होगा। एक गोली एक दुश्मन। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।
याद रहे जवान, हमारा मेन मकसद होता है एक गोली एक दुश्मन। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। चेहरे पर मौत का भी खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है, खुद की परवाह कहां उनको जिन्हें इश्क वतन से होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। एक बार फिर से देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर मैं मौजूद हूं 31 बटालियन सीआरपीएफ के साथ। जांबाजों की कहानी में अब तक हमने उनकी मॉर्निंग एक्सरसाइज से लेकर डिप्लॉयमेंट तक की कहानी देखी, लेकिन इन सोल्जर्स का असली इम्तिहान अब होने वाला है। हर जवान को ट्रेनिंग के अलग अलग पड़ाव से गुजरना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी चुनौतियां ट्रेनिंग के बाद खत्म हो जाती हैं। अभी हम करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान हम 5 इवेंट करेंगे। 1.6 किलोमीटर रन, इसमें आपको एक्सलेंट समय में आना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोप। नेक्स्ट फायरमैन लेप, जिसमें आपको एक जख्मी को उठा के और दौड़ना है। नेक्स्ट 9 फीट डिच होगा, उसके बाद में स्विमिंग होगा। हाउ इज द जोश? कमांडो सावधान। यूं तो सीआरपीएफ को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर, नक्सलाइट और पीस एरिया। लेकिन किसी भी जगह पोस्टिंग हो, हर जवान को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होता है। जोश हाई है, कमांडोज तैयार है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए और इस टेस्ट में कई बाधाओं को पार करना होता है, जिसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, 9 फीट डिच को क्रॉस करना होता है, साथ ही रोप क्लाइंबिंग होती है। अलग अलग बाधाओं को तय समय में इन्हें पूरा करना होता है और हर एक जवान को, जिन्हें इस वक्त आप वर्दी में देख रहे हैं, इस टेस्ट को पास करना जरूरी होता है। साल में 1 बार 2 बार, कई दफा इससे ज्यादा बार भी इस टेस्ट से इन्हें गुजरना पड़ता है और जरूरी है कि इस टेस्ट को हर जवान पास करे। इसमें जंग के मैदान में आपसी कोऑर्डिनेशन से लेकर फिजिकल फिटनेस तक हर एक बात का ख्याल रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आज हम यहां मौजूद हैं, ऐसा कम होता है कि ये कैमरे में रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है। हाथों में ऑटोमेटिक गन, बदन पर पिट्ठू बैग का भार और 1600 मीटर की दौड़, ये किसी चैलेंज से कम नहीं। लेकिन एक जाबाज जवान के लिए ये टेस्ट बेहद जरूरी और सामान्य सी बात है। सूरज सर पर चढ़ रहा है, पारा हाई हो रहा है और हाई होते पारे के साथ हमारे जवानों का जोश भी हाई हो रहा है। पहले पड़ाव में देखिए अब खत्म होने वाला है, हमारा ये जवान पहुंच चुका है, दूसरा जवान भी पहुंच गया और यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जा रही है इन्हें। हरी झंडी का मतलब है कि जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर इन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, यानी इन्हें एक्सीलेंट बताया जा रहा है। जो जवान जितना वक्त लेता है इस दूरी को तय करने के लिए, उस हिसाब से उन्हें हरा झंडा, नीला झंडा, पीला झंडा और लाल झंडा दिखाया जाता है। इन झंडों के भी अलग अलग मायने हैं और इसमें एक वजन भी अपनी पीठ पर रखकर अपने हथियार के साथ इन जवानों को इस दूरी को तय करना होता है। 1600 मीटर की ये दूरी होती है, जो 7 मिनट 40 सेकंड में अगर ये पूरी कर लेते हैं तो एक्सीलेंट माने जाते हैं। और जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता जाता है उस हिसाब से
कैटेगराइज होते हैं और सारा जो डेटा है वो नोट होता है, और इसलिए जरूरी है कि तय वक्त में इस दूरी को पूरी कर ले। और इस दूरी को पूरी करने के बाद ऐसा नहीं कि हमारे जवान थक कर बैठ जाएं, आराम करें। इसके बाद इन जवानों को अपने दूसरे पड़ाव के लिए तैयार होना होता है, और इसके लिए इनका जोश हमेशा ही हाई होता है और हाई रखने की जरूरत होती है। अभी आपका होगा फायरमैन लिफ्ट। फायरमैन लिफ्ट में एक जख्मी को किस प्रकार से उठा के ले जाना है वो आप उठाएंगे। इन जवानों की ट्रेनिंग में 2 नियम सबसे पहले सिखाए जाते हैं। पहला, अपना हथियार किसी भी सूरत में न छोड़ें, और दूसरा, अपने घायल साथी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। अब इन जवानों को इसी चुनौती से निपटने का इम्तिहान पास करना है। घायल साथी का रेस्क्यू करना हो या दुश्मन की मान में घुसकर तबाही मचाना, अपने हर काम में हिंदुस्तान के ये जांबाज बेहद माहिर होते हैं। देश ने वक्त वक्त पर हमारे सैनिकों का शौर्य देखा है, लेकिन उस शौर्य, उस पराक्रम के पीछे होती है एक बेहद ही कठिन ट्रेनिंग। पीठ पर हथियार है और ये जवान तैयार हैं अपने अगले मिशन के लिए, और इस मिशन में इन्हें 20 फीट की इस ऊंचाई को पहुंचना है, वो भी एक रस्सी के सहारे। बहुत जरूरी हो जाता है जब किसी ऐसे इलाके में दुश्मन की मान में घुसना हो जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, तब यही रस्सी सहारा बनती है, चाहे वो चट्टान हो या फिर ऊंची ऊंची इमारतें या फिर ऊंचे पेड़। इसी तरह से हमारे जवान पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं दुश्मन की मान तक, और वहां जाकर सेंधमारी करते हैं, दुश्मनों को पस्त करते हैं, और फिर इसी तरह से ही पलक झपकते लौट आते हैं वापस। तो ये अगला एक्सरसाइज का पड़ाव था। इसके आगे कुछ और एक्सरसाइज हैं, वहां भी चलते हैं। दुश्मन के सामने दहाड़ना हो या छिपते छिपाते टारगेट तक पहुंचना, ये जांबाज जवान हर परिस्थिति के लिए वेल ट्रेन्ड होते हैं। कभी चीते को उसका शिकार करते आपने देखा है? हमारे जवानों का ये पोजीशन कुछ वही पोजीशन है जब ये अपने दुश्मनों का शिकार करने के लिए जंग के मैदान में होते हैं। इतने दबे पाव और इतनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी चौकन्ना क्यों ना हो, इनकी आहट वो पा नहीं पाता, इनकी भनक वो पा नहीं पाता, और ये करीब से करीब पहुंच जाते हैं दुश्मन के ठिकानों को, पास पहुंच जाते हैं, और वहां पर बर्बादी का शोर छोड़कर दबे पांव इसी तरह लौट आते हैं। बाजुओं में बारूद भरकर चलने वाले हिंद के सूरवीर खुद में आग हैं। उन्हें आग से डर नहीं लगता, बल्कि डर को इन शूरवीरों से डर लगता है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब दहकते शोलों के ऊपर से 9 फीट लंबी जंप के टास्क को ये जवान किसी बच्चे के खेल सरीखा अंजाम दे रहे थे। देश को, आपको और हमें धधकते शोलों के बीच भी बचाने की, हमारी सुरक्षा की गारंटी ये जवान लेते हैं। एक आग यहाँ धधक रही है और दूसरी आग हमारे जवानों के सीने में। बस ये आग है भारत माँ की रक्षा की, चाहे वो दुश्मन देश के बाहर का हो या देश के अंदर भी। ऐसी स्थिति पैदा करने वाले लोगों पर भी नकेल कसने की जरूरत आन पड़ती है, जो देश को दहका देना चाहते हैं, जला देना चाहते हैं। देखिए इस 9 फीट के गड्ढे को, जहाँ पर आग भी धधक रही है, किस तरह से बहुत आसानी से हमारे कमांडोज पार कर रहे हैं, और ये इनकी ट्रेनिंग का, इनके फिजिकल टेस्ट का एक हिस्सा है। याद रहे जवान, हमारा मेन मकसद होता है एक गोली एक दुश्मन। हथियार हर सोल्जर की ताकत होता है। हिंदुस्तान के रखवाले आज दुनिया की सबसे बेहतर वेपन से लैस हैं, लेकिन सशस्त्र सैनिक को हथियारों की सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी होती है। ऐसी ट्रेनिंग जिसमें ये सोल्जर पलक झपकते ही आग बरसाने में माहिर बन जाते हैं।
डाउन इन डाउन किसी भी देश के सबसे घातक हथियार होते हैं उसके सैनिक, और उसके सैनिकों के पास दो हथियार होते हैं, पहला साहस और दूसरा अत्याधुनिक मौत बरसाने वाले, दुश्मनों को ढेर कर देने वाले ये अत्याधुनिक हथियार। ये हथियार जंग के मैदान में हमारे सैनिकों के शरीर का एक हिस्सा बन जाते हैं, उनके दोस्त, उनके साथी बन जाते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस वक्त मेरे हाथ में 5.56 एनसास राइफल है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, किन परिस्थितियों में इसकी मारक क्षमता क्या है, चलिए जानते हैं। सर ये बताइएगा कि 5.56 एनसास राइफल 4 किलो 18 ग्राम, इसके इस्तेमाल के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मैम इसके फायर करने के लिए सबसे पहले है दुरुस्त शिस्त लेना। जो भी टारगेट हमें मिलता है उसके ऊपर दुरुस्त शिस्त लेना। दुरुस्त शिस्त लेने के लिए फायरर की आंख, बैक साइड ऑपरेटर होल और फोरसाइड टिप को टारगेट के ऊपर एम करना होता है। ये टिप इस होल से हमें दिखनी चाहिए इसका मतलब, और सामने टारगेट जी। और पोजीशन कंधे का क्या इस्तेमाल है इसमें? कंधा ये बट जो है बट को सपोर्ट देता है। हाँ। और जो फायर है, फायर के धक्के को, राइफल के धक्के को जज़ब करता है कंधा। अभी आप समझा रहे थे जवानों को कि अगर सर लगा राइफल से तो क्या होगा, कंधा अगर झटका खाता है तो क्या होगा, उसके मायने क्या है, क्या है वो? मैम इसके लिए जवानों को अच्छी सिखलाई और उनको याद रखने के लिए एक दोहा बनाया हुआ है कि सिर 11, कंधा 7, मारा झटका बज गए 4, पकड़ ढीली बिखरी गोली, ऐसी गलती मत कर यार। यानी जब एक फायरर फायर के डर से जो सिर है उसको राइफल के बट पर मारता है तो गोली 11 बजे की लाइन में लगती है। हथियारों की ट्रेनिंग के साथ टैक्टिकल मूवमेंट और उस सिचुएशन को हैंडल करना इन जवानों के सामने बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जब सीआरपीएफ के जांबाज एक बार ठान लेते हैं तो दुश्मन को नस्तानाबूद करके ही दम लेते हैं। देखिए, जंग तो कहीं भी हो सकती है। जंगलों में नक्सलियों को ढेर करना हो, या फिर बॉर्डर पर दुश्मन देश की सेना को बर्बाद करना हो, या फिर दिल्ली जैसे शहर में हमने देखा, राजधानी में जब संसद पर अटैक हुआ था तो वहां पर आतंकियों को ढेर करना पड़ा था। महाराष्ट्र में हमने देखा, मुंबई अटैक को हमने देखा। यानी कि हमारे जवान खुद को सुरक्षित रख के किस तरह से दुश्मन को ढेर करें, ये डिपेंड करता है उस वक्त उनके लिए गए फैसलों पर, जिसे कहते हैं टैक्टिकल मूवमेंट। उस मूवमेंट के तहत जवान खुद को सुरक्षित रखते हुए टारगेट को हासिल करते हैं। यहां पर एक सिचुएशन बनाई गई है। 31 बटालियन सीआरपीएफ में इस वक्त मैं मौजूद हूं। हालांकि दिल्ली में ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है, लेकिन प्रैक्टिस में हमेशा रहना होता है जवानों को। यहां एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है प्रैक्टिस करने के लिए। मान लीजिए कि यहां पर 2 मिलिटेंट्स आ रहे हैं और उन मिलिटेंट्स की पोजीशन इन्हें पता चल चुकी है कि मिलिटेंट्स हैं कहां। अब इन्होंने शेड लेकर खुद को सुरक्षित रखते हुए हथियार तान लिया है कि जैसे ही निगाह दुश्मन पर पड़ेगी उसे ढेर कर देना है। चूक की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं हो सकती, कोई नुकसान ये नहीं झेल सकते, ना अपना, ना अपने साथी का, ना सामान का। इसीलिए इनको खुद को पेड़ों की ओट में या फिर जो भी सपोर्ट मिल रहा है उस ओट में छिपाते हुए और टारगेट पर निगाह नजर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के बाहर हैं, क्योंकि इन्हीं जवानों को कहीं पर भी कभी भी पोस्ट किया जा सकता है जरूरत के लिहाज से। तो ऐसे में इनका प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी। जवानों के लिए जितना जरूरी है ग्राउंड पर पसीना बहाना, उतना ही जरूरी है एक हेल्दी डाइट। उन्हें और करीब से जानने के लिए हम जवानों के लंच टाइम में भी शामिल हुए, जहाँ की तस्वीरें कुछ ऐसी थी। तो आज के मेन्यू में इडली है, साउथ इंडियन खाने का। चलिए मजा लेते हैं। डाइट बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जवानों को एनर्जी मिले और खाना इतना हो कि सुस्ती भी ना आए और जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा भी बनी रहे। इस वक्त मेरी थाली में आप देख पा रहे हैं इडली, सांभर, चटनी, फ्रूट्स भी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी है, बादाम। और अगर किसी को ज्यादा भूख लगी फिर क्या करते हैं? अच्छा, जितना भी खा सकते हैं। पान सिंह तोमर मैंने मूवी देखी थी, उसमें उनको खाने की कमी हो जाती थी। ऐसा होता नहीं है।
ये बताएं कि आप में से कितने लोग गाना गा सकते हैं। तो अभी आप कोई कविता सुनाने वाले हैं या शायरी करने वाले हैं? नहीं, अभी कविता हम सुनाएंगे। कविता। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। तू समझे तो मोती है, न समझे तो पानी है। आपने जिम्मा उठाया, प्लीज प्लीज कम। अपना नाम बताइए। वैसे आपसे बात नहीं की। मेरा नाम है जसपाल सिंह। चेन्नई की गर्मी ना होती, चेन्नई की गर्मी ना होती, कश्मीर की सर्दी ना होती, चेन्नई की गर्मी ना होती, कश्मीर की सर्दी ना होती, मैं तुमसे मिलने जरूर आता अगर मेरे तन पे ये वर्दी ना होती, मेरे तन पे ये वर्दी ना होती। दीवाने तो यहाँ हम भी हैं, दीवाने आप भी हैं। दीवानगी हर किसी में होती है, किसी में महबूबा के लिए तो किसी में वतन के लिए। यहाँ जो मौजूद हैं वर्दी में, इन सब में वतन के लिए दीवानगी। ये जाबाज सिर्फ गन चलाना, दुश्मन को ठिकाने लगाना ही नहीं जानते। अब तक की तस्वीरें देख आप समझ गए होंगे कि इस वर्दी के पीछे कोई शायर है तो कोई डांसर, लेकिन डांस भी करते हैं तो देशभक्ति के गीतों पर। छोटी सी जगह में पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है। यहाँ मौजूद लोगों में कोई बिहार से है, कोई झारखंड से, कोई गुजरात से, तो कोई महाराष्ट्र से है। लेकिन जब ये वर्दी डाल लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के होते हैं, हिंदुस्तान के लिए होते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान झूम रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर। वाकई ये तस्वीर अपने आप में गर्व के पलों को महसूस कराने वाली है। तो आप भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए और न्यूज 18 के साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।